हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मॉड्यूलेशन। मेरा नाम है रजनीश और आज हम देखने वाले हैं रिट्स के बारे में। ठीक है, पॉलिटी अगर आप पढ़ते हो तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है फंडामेंटल राइट्स का। और फंडामेंटल राइट्स जो है वो बेसिकली बेस्ड ही है रिट्स पे। ठीक है, कि फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स अगर आपको करवाना है तो आपको रिट पिटीशन डालना होगा। तो क्या है ये रिट और क्या क्या डिफरेंट टाइप्स हैं, आज चलिए एक एक करके समझते हैं। ठीक है, और केस लॉज के साथ समझाऊंगा आपको मैं रिट्स एंड इट्स टाइप्स। तो रिट्स क्या है? रिट्स कुछ नहीं, बस लीगल ऑर्डर है एक। ठीक है, ये लीगल ऑर्डर है जो कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इशू करते हैं। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स नहीं कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है रिट्स इशू करते हैं। आप एक रिट पिटीशन डालते हो, उसके बेसिस पे रिट जो है इशू किया जाता है कि ये जो है ये लीगल ऑर्डर पास होगा या नहीं होगा। ठीक है, और अलग अलग टाइप्स के रिट्स हैं। सीधी सी बात है कि दो आर्टिकल याद रखने हैं, आर्टिकल 32 हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल 226। 32 सुप्रीम कोर्ट का रिट ज्यूरिसडिक्शन है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में है, और आर्टिकल 226 ये हाई कोर्ट के रिट ज्यूरिसडिक्शन के बारे में। ठीक है, आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट रिट को जारी करता है और आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट रिट को जारी करता है, इशू करता है। बट एक चीज़ और, ये शायद इकलौता चीज़ है ऐसा जिसमें हाई कोर्ट जो है उसकी पावर ज़्यादा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए रिट इशू कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, अगर आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट किया गया है तो आपके पास ये है, मतलब आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो आर्टिकल 32 के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट तभी रिट इशू कर सकती है जब फंडामेंटल राइट के वायलेशन का केस हो। लेकिन हाई कोर्ट के पास एक पावर है कि वो फंडामेंटल राइट के वायलेशन के साथ साथ अलग अदर केसेस के लिए भी रिट को जो है इशू कर सकती है। तो दिस इज द रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। ये क्या है? लीगल ऑर्डर है। ठीक है, अब देखिए टोटल हम रिट्स को देखेंगे। सबसे पहला रिट है हेबियस कॉर्पस। ये जो वर्ड्स है ना, ये थोड़े से कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, थोड़े ट्रिकी लग सकते हैं, बिकॉज ये वर्ड्स एक्चुअली इंग्लिश भी नहीं है, लैटिन है। ठीक है, ये लैटिन टर्म है। हेबियस कॉर्पस जो है वो एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, टू हैव द बॉडी ऑफ। ठीक है, टू हैव द बॉडी ऑफ। ठीक है, हेबियस कॉर्पस उसका मतलब होता है कि ये रिट तब इशू किया जाता है जब किसी इंसान को इलीगली डिटेन किया जाए। कोई इंसान है, उसको अगर इलीगली डिटेन किया जाएगा, डिटेंशन अगर लॉफुल है, लीगल है, तब ये रिट इशू नहीं हो सकता है। बट अगर किसी इंसान को ज़बरदस्ती डिटेन कर लिया गया है तब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये रिट इशू कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं हेबियस कॉर्पस। देखिए एक केस था रुदल साहब वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में क्या हुआ था, रुदल साहब जो थे बेचारे, ये बेचारा क्या बोलूँ हम नहीं समझ आ रहा, लेकिन ये अपने जो भी इनको टर्म जो है इम्प्रिजनमेंट का इनको फेस करना था, इन्होंने उतने साल तक वो जेल में रहे, लेकिन उसके बाद भी ये वहाँ से रिलीज़ नहीं हुए थे। काफ़ी दिनों तक इनको इम्प्रिजनमेंट के बाद भी जो है इनका जो जितना टर्म था उसके बाद भी इनको जो है कुछ दिनों तक इन्होंने जेल काटा था। उस केस में ये केस दो तीन चीज़ों से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो जेल रिफॉर्म्स पे भी ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम हेबियस कॉर्पस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उस टाइम पे जब फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि रुदल शाह जो है ना पिटिशनर, वो अपने जो भी उनका पीरियड था, जितने दिनों तक उनको सज़ा भोगनी थी, उससे ज़्यादा इनका टाइम हो चुका है। इन्होंने अपने टर्म को मतलब कि ये अपने टर्म तक जितने दिनों तक इनको जेल में रहना था ये रह चुके हैं। तो अब उसके बाद जो एक्सटेंड हो रहा है तो ये इनको इलीगली डिटेन किया गया एक तरह से, क्योंकि लीगली ही शुड बी फ्री, बट वो अभी भी जेल में है। देयरफॉर क्या डिसाइड किया गया कि हेबियस कॉर्पस रिट को उसमें इन्वोक किया गया और उन्हें जो है रिलीज किया गया जेल से। एट द सेम टाइम ये शायद पहला केस था जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कंपनसेशन भी प्रोवाइड कराया था। ठीक है, तो ये है हेबियस कॉर्पस, टू हैव द बॉडी ऑफ। जहाँ इलीगल डिटेंशन की बात आएगी ये रिट इन्वोक किया जाएगा। नेक्स्ट मैंडमस। ठीक है, देखिए क्या है ना कि आप लोग लॉ के स्टूडेंट तो हैं नहीं, तो बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जिनमें मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो है। जैसे मैंडमस, मैंडमस का क्या मतलब होता है? वी कमांड। मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड। ठीक है, ये एक कमांड है जो कि एक कोर्ट इशू करता है। ठीक है, एक पब्लिक ऑफिशियल को या फिर इंफीरियर कोर्ट्स को इस चीज़ के लिए कि आप अपनी
ड्यूटी को परफॉर्म करें। ठीक है, कोई अगर मान चलिए पब्लिक ऑफिशियल या कोई लोअर कोर्ट है जो कि अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं कर रहा है, उस केस में मैंडेमस रिट का यूज़ करते हैं हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट, उसको याद दिलाने के लिए ये आपकी ड्यूटी एंड यू हैव टू डू दिस वर्क। ठीक है, तो ये किया जाता है और ये किसी भी पब्लिक बॉडी खिलाफ या कॉरपोरेशन हो या फिर इंफीरियर कोर्ट हो या ट्रिब्यूनल हो या फिर गवर्नमेंट हो, उसके लिए यूज़ किया जा सकता है। बात समझ में आई? देखिए, एक केस हुआ था बीरेंद्र कुमार वर्सेस इंडिया, मतलब यूनियन ऑफ इंडिया केस जो था, ये कलकत्ता हाई कोर्ट में ये था कि क्या हुआ था ना कि बीरेंद्र कुमार जो थे उनका जो टेलीफोन लाइन है उसको काट लिया गया था। ठीक है, टेलीफोन लाइन जो है उनको उसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया था। तो बीरेंद्र कुमार ने जाके केस जो है फाइल किया, ठीक है, कि ये जो है इलीगली इन्होंने मेरे टेलीफोन लाइंस को डिस्कनेक्ट किया है, बिकॉज मैंने पेमेंट भी टाइम से कर रखा है। टेलीफोन का जो पेमेंट होता है बिल का, वो मैंने टाइम से किया है। तो उस केस में हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि उस केस में मैंडेमस हाई कोर्ट ने मैंडेमस रिट को इशू किया था और बोला था टेलीफोन डिपार्टमेंट को कि आप ये काम करो, आप इनको फिर से कनेक्ट करके दो। तो दिस इज ऑल अबाउट मैंडेमस, वी कमांड कि आप काम करो। फिर आता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन जैसे वहां पे क्या है कि वी कमांड के काम करो, प्रोहिबिशन का मतलब है रुक जाओ, काम मत करो। क्यों काम मत करो? ये भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट को या पब्लिक ऑफिशियल को बोलती है। कब? जब आप जो काम करने जा रहे हो या जो आप काम कर रहे हो वो आपके जुरिस्डिक्शन से बाहर है, आपकी उतनी मतलब कैपेसिटी नहीं है, आपको उतने पावर्स नहीं है कि आप वो काम कर सको, लेकिन आप एक्स्ट्रा अगर जुरिस्डिक्शनल काम कोई कर रहे हो तब आप प्रोहिबिशन, आप रिट जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इशू कर सकती है। जैसे सपोज करें कि मैं जो हूँ, अगर मुझे दिया गया है कि मैं सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही घूम सकता हूँ, सपोज करें, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, चूंकि क्या है कि ऐसा रेस्ट्रिक्शन तो मेरे ऊपर लगा नहीं सकते क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के अंदर आ जाएगा, बट एक केस बता रहा हूँ कि मुझे ये है कि मैं कोई काम कर रहा हूँ, सपोज करें मैंने एक फैक्ट्री खोल रखी है सॉक्स की और मुझे परमिट है कि सिर्फ और सिर्फ दिल्ली एनसीआर में मैं इस फैक्ट्री से ऑपरेट कर सकता हूँ और मैं दिल्ली एनसीआर के बाहर बेचने लगूँ। ठीक है, एक मतलब हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ। तो वहाँ पे कोर्ट मुझे, अगर मैं कोई सब्सटैंटिव बॉडी हूँ तब मुझे ये प्रोहिबिशन जो है रिट इशू कर सकती है कि आप जो है रुक जाओ, आप ओवर स्टेप कर रहे हो अपने जुरिस्डिक्शन को, तो ये नहीं किया जा सकता है। तो उस केस में प्रोहिबिशन, देखिए मैंडेमस में बोलते थे काम करो, इसमें बोल रहे रुक जाओ। मैंडेमस में काम करने क्यों बोल रहे थे? क्योंकि आप काम नहीं कर रहे थे, और यहाँ काम करने को रुक जाने को क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप काम कर रहे हो लेकिन वो आपके जुरिस्डिक्शन से बाहर है। एक केस था जिसे बोलते हैं राज लेदर्स वर्सेस सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट केस। ठीक है, मद्रास हाई कोर्ट जो है ना, उसने इसमें प्रोहिबिशन देने से मना कर दिया था। ठीक है, मतलब प्रोहिबिशन रेट जो है उन्होंने इशू करवाने को बोला था जो पार्टी थी कि इसमें प्रोहिबिशन रेट जारू मतलब कि इशू किया जाए, बट नहीं किया गया था क्योंकि जो राज लेदर्स है वो बोल रहे थे कि जो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कर रही है, ठीक है, जो इकोनॉमिक ऑफेंस, सीबीआई का एक काम ये भी होता है, सीबीआई ईडी ये इकोनॉमिक ऑफेंस के ऊपर भी काम करती है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग से ज़्यादा जुड़ी हुई है, सीबीआई इकोनॉमिक ऑफेंस को देखती है, एक्चुअली प्राइमरी काम में ये आता है उसके। ठीक है, और राज लेदर्स जो है वो पहुंच गए थे कोर्ट में कि ये जो है आप ये नहीं कर सकते हो बिकॉज ये जो है इलीगल है, मेरे उनके हिसाब से उनको लग रहा था ये गलत है, तो इसीलिए वो बोल रहे थे कि आप वो ओवरस्टेप कर रहे हैं सीबीआई, तो आप उनको रोको इस काम को करने से। बट प्रोहिबिशन रेट नहीं जारी किया गया था क्योंकि वो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये था कि अगर गलत काम आपने नहीं किया है तो ये प्रोसीडिंग हो जाने दो, उसके बाद आप केस कर लेना। ठीक है, सीधी सी बात है कि आपको इनफ टाइम मिलेगा चैलेंज करने के लिए, बट आप अभी इसको रोक नहीं सकते हो, इन्वेस्टिगेशन को रोक नहीं सकते हो। तो दैट इज प्रोहिबिशन। अगर प्रोहिबिशन रेट अगर जारी कर देती है हाई कोर्ट तो उस समय सीबीआई को अपनी इन्वेस्टिगेशन रोकनी पड़ती कि आप ओवरस्टेप कर रहे हो। अगर सीबीआई ओवरस्टेप करता है अपनी जुरिस्डिक्शन को तो उस केस में ये हो सकता था, बट दिस वाज वेल विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ सीबीआई बिकॉज इकोनॉमिक ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट करना कम्स अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ सीबीआई। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं सर्शियोररी। सर्शियोररी जो है ये भी एक तरह का एक रेट जो है, ये भी इंपॉर्टेंट रेट है क्योंकि जैसे देखिए ये तीनों रेट ना थोड़े थोड़े जुड़े जुड़े हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया मैंडेमस वी कमांड कि आप ये काम करो, उल्टा उसके प्रोहिबिशन में आप रुक जाओ। सर्शियोररी में क्या होता है, इसका लिटरल सेंस होता है कि टू बी इन्फॉर्म्ड। ठीक है, इंफॉर्मेशन पहुंचाने की बात है यहाँ पे, या फिर टू बी सर्टिफाइड। अब ये हायर कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट
एक लोअर कोर्ट या कोई ट्रिब्यूनल, क्वासी जुडिशियल जो बॉडी होती है, उसको ये जारी करता है ये रिट। इधर या तो आप ट्रांसफर कर दीजिए जो केस आपके पास पेंडिंग है, या फिर जो आपने ऑर्डर दिया उसको स्क्वैश करने के लिए। सपोज करें एक लोअर कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है, उसको स्क्वैश करने के लिए सर्टियोररी रिट को इन्वोक किया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा, ठीक है, या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। या फिर कोई केस है जो पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसको भी जो हाई कोर्ट है वो अपने तक ले सकता है इस रिट को यूज करके, सर्टियोररी रिट को। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस था इसको लेके, AK क्राइपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, 1970 का केस है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया। एक्चुअली क्या हुआ था ना इस केस में, बहुत ही यूनिक केस था कि उस समय क्या हुआ था कि फॉरेस्ट ऑफिशियल्स चुनने थे, और फॉरेस्ट ऑफिशियल जो चुनने थे ना, अभी तो एग्जाम्स होते हैं, UPSC जो है एग्जाम के थ्रू लेता है, AFS एग्जाम जो होता है, उस समय क्या हुआ कि फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को चुनने के लिए एक कमेटी बैठी, और कमेटी ने एक डिसीजन दिया, एक इंसान को फॉरेस्ट ऑफिशियल जो है वो बनाया ओवरलुकिंग, जो कि 2 लोग उससे ऊपर सीनियर थे, लेकिन उन दोनों को नहीं चुना गया और इनको चुना गया। और जबकि ये आदमी खुद भी उस बोर्ड का मेंबर था जो कि नॉमिनेट कर रहे थे नेम। तो वहाँ पे यहाँ पे एक जो है ना चीज़ आती है कि आप अपने केस में खुद जज नहीं हो सकते हो, ठीक है। आप जो है अगर आप एप्लीकेंट भी हो और आप जजमेंट भी दे रहे हो तो ये गलत है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि हालांकि जुडिशरी में रिक्यूज़ करने का भी एक ऑप्शन होता है, जज इधर रिक्यूज़ कर सकते हैं अपने आप को या फिर नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली ये प्रिंसिपल है कि अगर मान के चलो आप कोई जजमेंट दे रहे हो, आपको किसी को सिलेक्ट करना है और आप ही सिलेक्ट कर रहे हो और आप सिलेक्ट भी हो रहे हो, तो ये गलत है ना। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने तब जाके सर्टियोररी रिट यूज़ किया था कि ये गलत है। और लॉजिक क्या है कि जज जो है कुड बी इम्पार्शियल एंड न्यूट्रल, उसको इम्पार्शियल न्यूट्रल होना होगा, और तब होगा जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। खुद ही आप जज और खुद ही आप जो है मतलब कि जिसके ऊपर जजमेंट दी जा रही है, जिसको सेलेक्ट किया जा रहा है, वो नहीं हो सकते हो। तो ये था AK क्राइपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ठीक है। इसको कॉश कर दिया था, इस ऑर्डर को कॉश कर दिया था। तो कॉशिंग के बारे में मैंने आपको बताया, सर्टियोररी में यूज होता है। फिर आप एक देखो क्वो वारंटो। क्वो वारंटो मतलब बाय हुज वारंट, बाय व्हाट अथॉरिटी। आप सपोज करें आप एक किसी इंपॉर्टेंट पोस्ट पे बैठे हो, इंपॉर्टेंट सब्सटैंटिव पोस्ट होना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट बॉडी होनी चाहिए। आप मान के चलो, सपोज करते हैं कि एक यूनिवर्सिटी है X, उसके आप वाइस चांसलर बन गए हो, ठीक है। लेकिन जो वाइस चांसलर बनने के लिए जो आपको चाहिए, जो आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, जो क्राइटेरिया चाहिए, अगर आपके पास नहीं है और तब आप बन गए हो, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कोई चैलेंज करेगा कि ये वाइस चांसलर नहीं होना चाहिए, ये रिट उनको इशू करना चाहिए। तो क्वो वारंटो के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि आप बाय हुज वारंट, बाय व्हाट अथॉरिटी आप वहाँ बैठे हुए हो। DM के पोस्ट पे आप जाके बैठ जाओ और बोलो कि मैं DM हूँ, तो ये गलत है ना, बिकॉज आपको उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन है। आपको UPSC का एग्जाम क्लियर करना होता है, फिर ट्रेनिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप उसको बाईपास करके ऐसे तो नहीं बैठ सकते। तो इसीलिए जो है, जो कोर्ट्स होते हैं, हायर कोर्ट्स, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, ये पूछते हैं कि आपकी अथॉरिटी क्या है, आप बैठे कैसे हो वहाँ पे, उस पोस्ट पे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पोस्ट है, आप कैसे बैठ सकते हो वहाँ पे। अगर आपके पास रिप्लाई है, जवाब है कि मैंने ये दिया है, तो आप उनको शो करो, नहीं तो आपको हटा दिया जाएगा, सीधी सी बात है। एक केस हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर वर्सेस CD गोविंद राव। इस केस में क्या हुआ था ना कि मैसूर यूनिवर्सिटी जो है ना, उसने रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट डाले थे कि प्रोफेसर और रीडर जो है इंग्लिश के लिए, कि प्रोफेसर और रीडर के पोस्ट खाली हैं और आपको उनको फिल करना है। उसके लिए एक एडवर्टीजमेंट डाला, प्रोफेसर और रीडर अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी कुछ डाला गया था, वो डिसाइड किया गया। अब उसके बाद क्या है कि पिटीशन क्या था कि कोर्ट में जाके क्वो वारंटो का रिट इशू करने को जो है ये पिटीशन था कि एक अनक्वालिफाइड पर्सन जो कि रीडर बन चुका है इंग्लिश में, वो वहाँ पे बैठा हुआ है। एक इंसान को चुना गया था एज ए रीडर इंग्लिश लिटरेचर में, तो वही ये केस था कि वो कैसे बैठा हुआ है जबकि वो अनक्वालिफाइड है, वो डिसक्वालिफाइड है, मतलब उस चीज़ के लिए मतलब उतना क्वालिफाइड नहीं है, जितनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए उतना उसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है उस पोस्ट को फिल करने के लिए। तो वो कैसे बैठा हुआ है। लेकिन कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, बोला कि चुप बैठो, क्योंकि ये एक सब्सटैंटिव पोस्ट के लिए, ये सब्सटैंटिव नेचर का कोई पोस्ट हो ना, होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ सब्सटैंटिव नेचर, तभी ये रिट जारी किया जा सकता है। तो इस केस में नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे कोई पब्लिक ऑफिशियल अगर हो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट पे हो, जैसे आप अगर IAS ऑफिसर के पोस्ट पे बैठ जाओ, तो उस केस में ये जारी किया जाएगा, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, ठीक है। अब व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स सब्सटैंटिव नेचर पोस्ट, वो डिटर्मिन किया जाता है, वो जो है जुडिशरी ही डिटर्मिन करती है उसको, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट द रिट्स
ठीक है, यही 5 तरह के आपको रिट्स हैं, हेबियस कॉर्पस है। अब एक और चीज़ बता दूं आपको इसमें कि देखिए 3 रिट्स जो है ना, एक मैंडेमस कि आप काम करो, एक प्रोहिबिशन कि आप रुक जाओ, आप काम मत करो, और एक सर्चियोररी। अब क्या है ना, प्रोहिबिशन और सर्चियोररी में एक चीज़ है कि आपने एक प्रोवर्ब सुना होगा कि ये आपने ज़रूर सुना होगा, बड़े बुजुर्ग बोलते हैं ना, मतलब जिन्होंने इंग्लिश में सुना होगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कि आप किसी चीज़ को, कोई बीमारी है आपको सपोज करें, तो उसको ठीक करने से पहले उससे बेहतर है कि आप उस बीमारी को होने ही ना दें। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, बुखार आ जाए उसके बाद पैरासीटामोल खाओ, उससे अच्छा है कि कोशिश ऐसा करो कि बुखार ही ना आए। ठीक है, तो इस पी से हम पकड़ेंगे, इस पी को ध्यान में रखेंगे, और इससे हम बनाएंगे जो हमारा रिट था प्रोहिबिशन, और सी से बनाएंगे सर्चियोररी। प्रोहिबिशन, सी से सर्चियोररी। ठीक है, सी से सर्चियोररी। इसका मतलब क्या हुआ, प्रोहिबिशन इज बेटर देन सर्चियोररी। ठीक है, प्रोहिबिशन जो रेट है वो ज़्यादा बेटर है सर्चियोररी से। क्यों? क्योंकि सर्चियोररी रेट कब यूज़ किया जाता है, जब कोई चीज़ गलत हो गई हो। ठीक है, कोई चीज़ गलत हो गई है तब इसको जनरली यूज़ किया जाता है, ये ठीक करने के लिए। और ठीक है, अरे यार रुको, सी कब यूज़ किया जाता है सर्चियोररी, जब कोई काम गलत हो गया हो, उसको, ये क्यूरेटिव है, क्यूरेटिव इन द सेंस कि गलत काम हो गया, अब उसको ठीक करने के लिए सर्चियोररी रेट यूज़ किया जाता है। जबकि प्रोहिबिशन पहले ही रोक देता है कि ये काम करो ही मत। ठीक है, क्योंकि आप गलत कर दोगे इसको, तो इसीलिए प्रोहिबिशन इज बेटर देन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो प्रोहिबिशन इज बेटर देन सर्चियोररी। तो दीज वर ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट्स। आप, आई होप इस क्लास के बाद आपको रेट्स तो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं CUET के, आप डाउनलोड करें, हमारा ऐप है मॉड्यूलेशन 2.0, या मॉड्यूलेशन का वेबसाइट पे जा सकते हैं, आपको सारे कोर्सेज अच्छे से वहाँ पे CUET का कोर्स दिख जाएगा। और आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई डाउट हो, कोई वीडियो हो जो आप चाहते हो हम बनाएं। ठीक है, साथ में आप इंस्टीट्यूट से जुड़ने के लिए, क्लासेस कोर्सेज लेने के लिए, कोर्सेज आप जो है ना, हमने बहुत अच्छे से क्यूरेट कर रखा है, ये ध्यान देते हुए कि आपके CUET में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं और किस तरह क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उससे एक स्टेप ऊपर जाके हमने सारे क्वेश्चंस को डील कर रखा है। साथ में हमने जितनी भी चीज़ें, जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, उसको भी अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है। आपको विथ स्ट्रैटेजी, अच्छे से फोकस्ड वे में कैसे इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है, ये आपको मॉड्यूलेशन के कोर्स में, आपको अगर आप लोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, और आप कॉन्टैक्ट करने के लिए 9015781999 पे कॉल कर सकते हो। मॉड्यूलेशन आप टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हो, 9015781999, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो। और CUET मॉड्यूलेशन CUET 2024 टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन करो, वहाँ पे हर चीज़ अपडेट होती है और आपको बेस्ट मटेरियल भी अवेलेबल होता है वहाँ पे, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि वीडियो को जो है शेयर करें, बिकॉज हमें जो है ना इंस्पिरेशन इसी चीज़ से मिलती है, आपके फीडबैक से। ठीक है, तो थैंक यू ऑल। और I have a suggestion for you. I always tell this कि keep on revising things because that is the only key to success. चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। Till then, take care of yourself.